अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम तेलंगाना से रुख करेंगे दिल्ली का और मुल्क की मजमूई तौर पर जिस तरह की सियासतें चल रही हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। तेलंगाना से आगाज़ करेंगे ज़ात और तबक़ात की बुनियादों पर राशन कार्ड्स की इजराई का मामला, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे। काबीना में तोसी की बात चल रही है तो उस हवाले से भी ज़रूर नज़र डालेंगे और ई फार्मूला रेस के इस मामले में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की नज़रबंदियाँ हो रही हैं या फिर गिरफ्तारियाँ अमल में लाने की जो कुछ भी बातें चल रही हैं, जो कुछ भी मामला चल रहे हैं केस के तहत, उस पर बात करेंगे। संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी और यानी चीनी मांझे का क्या अभी इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वैसे तो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वाक़यात की जो है सामने बातें आई हैं, लेकिन पटनचेरू से यानी बाज़ाब्ता तौर पर एक शख्स के ज़ख्मी होने की बात सामने आई। इसी के साथ दिल्ली के असम्बली इंतखाबात की भी बात करेंगे और इंडिया इत्तेहाद आखिर कहाँ है, क्या कर रहा है, उस पर भी हमारी नज़र होगी। लेकिन तेलंगाना से आगाज़ करेंगे और तेलंगाना में बिलखुसूस यानी लोगों का एक देरीना मुतालबा वो है राशन कार्ड्स की इजराई और इसके साथ साथ यानी घरों की फराहमी, जो बेघर ख़ानदान हैं, मुस्तहक़ ख़ानदान हैं, घरों की फराहमी का मामला। और इसके साथ साथ जो हुकूमत ने कहा कि जिनके पास अराजियात हैं उन्हें हम यानी ग्रांट देंगे, इस हवाले से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर काफ़ी ज़ोर बनाया और अब यानी देखना यही होगा कि क्या कुछ होगा। तो इस पर भी किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह का ग्रांट दिया जाएगा, किस तरह के राशन कार्ड की इजराई का मामला है, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे सवालात हमको लोगों की जानिब से मिल रहे हैं। तो उस पर भी हम अपने आज के मौजूद मेहमान से यानी बातचीत करेंगे और उस हवाले से आपकी रहनुमाई भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इससे पहले कि मौजूद मेहमान से बातचीत का आगाज़ करें, मैं पैनल से चाहूँगा कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो मुलाकात रही, इजलास रहा, उसकी तस्वीर डालें और फिर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के अराकीन मुकर्रना के वफ्द के हमरा तेलंगाना के वजीर व इंचार्ज हैदराबाद उमूर पूनम प्रभाकर से मुनक्किदा इजलास के दौरान हैदराबाद के गरीब व मुस्तहक़ खानदानों को मकानात की फराहमी और राशन कार्ड्स जारी करने जोर दिया और तजावीज़ पेश की। सदर मजलिस ने वजीर पूनम प्रभाकर को बताया कि प्रजा पालना के तहत मकानात की फराहमी के लिए 5,27,000 दरख्वास्तें दी गई हैं। हुकूमत ने इंदिरम्मा इंदलू स्कीम के तहत अराजी रखने वाले खानदानों को मकान तामीर करने के लिए 5 लाख रुपए ग्रांट देने का ऐलान किया है। 5,27,000 दरख्वास्त गुजारों में सिर्फ 9,913 खानदानों के पास अराजी है, जबकि दीगर 4,90,000 से ज्यादा ऐसे खानदान हैं जिनके पास अराजी भी नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो अराजी रखने वाले मुस्तहक़ खानदानों को 5 लाख ग्रांट जारी करे, वहीं जिनके पास अराजी नहीं है ऐसे गरीब खानदानों के लिए फ्लैट्स तामीर किए जाएं। फंड्स की कमी के पेश नज़र सरकारी अराजियात की निशानदेही की जाए और डेवलपर्स के जरिए फ्लैट्स की तामीर अमल में लाई जाए। मलकपेट में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत को मशवरा दिया। हल्के बहादुरपुरा में भी सरकारी अराजी की उन्होंने निशानदेही की। राशन कार्ड्स के हवाले से बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तमाम सरकारी मुराद और स्कीम से फायदा हासिल करने राशन कार्ड्स को हुकूमत ने लाजिम किया है, जिसके पेश नज़र हुकूमत को चाहिए कि वो किसी भी मुस्तहक़ गरीब खानदान को राशन कार्ड की इजराई से महरूम न करे। सभी खानदानों को राशन कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जाए। बोल रहे भी नहीं, ना कलेक्टर साहब बोल रहे, ना कमिश्नर साहब बोल रहे। आप लोग बोलो ना साहब, रेशन कार्ड कितनों को लेंगे आप? अरे नहीं साहब, उसका इसको बताना ना साहब, आप रिस्ट्रिक्शन कैसे नंबर देना बोलते हैं, जितना भी है तो नया गाँव से आ रहे हैं उसको दे नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि अर्बन पॉवर्टी ज्यादा है कंपेयर रूरल पॉवर्टी के। अर्बन एरिया से वो ज्यादा बहुत है सर। रूरल एरिया में आप माशाल्लाह से आपका पॉवर्टी रूरल एरिया आप देखो, अर्बन पॉवर्टी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आप रेशन कार्ड का एक गवर्नमेंट पैसा लेके दे रहा था सब। अब क्या जवाब देंगे? प्रजा पालना में तो दवा के फॉर्म ऐसा डाले दूंगा, इस उम्मीद पर डालेंगे अब हो गया, अब आने वाला है।
अब वो नहीं हुआ तो हमारे पीछे आ गए, ठीक है, वो आपको ग्लोबल स्कीम भी थोड़ा बहुत आया जो एग्जिस्टिंग वाइट रेशन कार्ड लोगों के पास, मगर उसमें भी पूरा नहीं हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप थोड़ा लिबरल रह के रेशन कार्ड में तो लिबरल रहना पड़ता गवर्नमेंट से, बहुत मुश्किल है सर। ये आप अभी हमारे नागेंद्र गौड़ साहब नहीं बोल रहे होंगे किसी वजह से, मगर कितना प्रेशर है उनको पूछो आप। नहीं वो बाइक दे सकते हो हमारे ऑफिस में सब राशन कार्ड का वाला हमारे तो वो फार्म डाले से क्या होगा। और 2 BHK का आप कलेक्टर साहब पास हुए, जिस दिन मैं गया था उस दिन आप नहीं आ सके, वो मेट्रो का, अरे कितने वहां पे हजारों लोग आपके ऑफिस में बैठे हुए, क्या बोलो 99% कलेक्टर साहब कोर्ट कर रहा हूँ भाई 2 BHK का है, तब आप बोले नहीं बोले मेरे को, आप बोले उनसे पूछो था उनको खुद बोले मेरे को 99 मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है साहब, इसका आप एक पॉलिसी डिसीजन लीजिए। और बॉम्बे में स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम था, उसके बारे में सोचिए आप, मैंने प्राइवेट डेवलपर्स आके डेवलप करके पैसे मिलता और आप दोनों गरीबों को जूता दे सकते, वरना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है पॉलिटिकली आपके लिए। आगे जाके नहीं बोला बात, ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा हूं, मगर आप प्रॉमिस करें, आप इसका सोचिए। आप बॉम्बे की तरह आप अपने मेयर को बुझाइए, डिप्टी मेयर को बुझाइए, आप जाके देखते हो बोलिए स्लम अथॉरिटी जो है वो प्राइवेट आके वो लोग स्लम को रिडेवलप करते, और जो एग्जिस्टिंग जो वहां पे रह रहे गरीबों को पहले दे देते, उनको पैसे मिलता हूं। आपके पैसे तो नहीं रहता, आपके इतना पैसा कैसा रहेगा। अच्छा मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक पायलट स्कीम करो आप हमारे मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम तैयार है। कोई जगह तो सलाह बताते, हम लाके करते, अब देखो करके देखो उसमें अगर उसमें डेवलपर कर रहा नहीं कर रहा, वरना ये बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। अब क्या है साहब, ये 5,27,000 में से 9,913 लोगों के पास जाती जमीन है। इसका मतलब ये है कि 98% लोगों का जमीन ही नहीं है जिनको घर की जरूरत है। ये डेटा ही बता रहा आपका, आप देखो आप कैसा होगा साहब। अब उसके मेरा राय ये है कि हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में फारूक नगर एरिया है, कम से कम कितने 15 एकड़ जमीन है गवर्नमेंट, 15-20 एकड़ जमीन आप बनाओ साहब, वहां पे LBH के बनाओ, वो अगर आपको पुलिस का एक शेड पड़ा वो भी निकाल दो, आप करना पड़ेगा साहब। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप करिए, वहां पे कई जमीन निकलती करे तो। और आप सीरियसली मिनिस्टर साहब आप बॉम्बे जाइए, वहां जाके देखो आप स्लम अथॉरिटी में, वो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो तो करो, फाइनल कुछ सोल्यूशन निकालो साहब इसका। पब्लिक को ऐसा अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन मेरे को मालूम गवर्नमेंट का कितना बुरा है, मगर ये तो करना पड़ेगा ना। और ये रेशन कार्ड का प्लीज आप लिबरल रहो साहब, आप गरीब बहुत गरीबी ज्यादा है साहब, वो लोगों को जो मिलेगा व्हाइट रेशन कार्ड से उनको रेशन भी मिलता है और उनको गवर्नमेंट स्कीम में फायदा भी होता ना साहब। और आखिरी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ये कॉन्ट्रैक्टर साहब को सोल्यूशन निकालो साहब। जो GHMC के कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, थोड़ा आप देखिए इसका। आप देखिए, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा देखिए। हमारे इलम भारती साहब भी आए हुए हैं, एक सोल्यूशन उसका निकालिए साहब। बहुत से काम रुके हुए हैं और करना नहीं चाह रहे, सैंक्शन वर्क भी नहीं करना चाह रहे लोग। तो नाज़रीन, रहने के लिए घर हो या फिर राशन कार्ड, दोनों इंतहाई अहम हैं और इसी पर जोर दिया गया। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस इजलास में और दीगर मौक़ों पर, और इसके साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करें तो महिसब असम्बली में जोर दिया जाता रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब जिस तरह से हम भी प्रोग्राम्स में अपने आप भी जो है यानी इतवार के प्रोग्राम में भी देखें तो लोगों की जानिब से इसी हवाले से बहुत सारे सवालात उठते रहे हैं। अब जिस तरह से हुकूमत पर ये दबाव बनाया गया, जोर दिया गया, अब एक मामला जो है निकल कर सामने आया है राशन कार्ड्स का भी, और ये जो इंदिरम्मा इंदलू स्कीम है इस हवाले से भी। तो अब थोड़ा सा लोगों में बहुत सारे सवालात हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, वो सारी चीज़ें हैं, आप भी बखूबी जानते हैं। तो भाई साहब, अभी ये जो इजलास हुआ है इसी से मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि किस तरह से जोर दिया गया और अभी क्या तमानियत और यकीन दहानी करवाई गई है और किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा जो डिबेट होता है कौमी, बैनुल-अक़वामी, इलाक़ाई, तमाम मौज़ूआत जो
अवाम के लिए जो है तजस्सुस का बायस रहते हैं, अवाम के लिए जो होते हैं, उस पर हम ज़रूर डिबेट करते हैं। तो आपने जिस मौजू का इंतखाब किया आज कि तेलंगाना में हुकूमत कांग्रेस की आकर 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हुआ जी। इसने कुछ गारंटियाँ दी थी। तो ये एक बड़ा मसला है। देखिए, गारंटियों की तकमील कुछ हद तक जुज़वी तौर पर हुई है कुछ जी। जैसे ख़वातीन के लिए बस में मुफ्त सफ़र चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो जी। और कुछ हद तक 200 यूनिट बरखी की जो सरबराही है वो, और 500 रुपये में गैस की, हालांकि इस पर पूरा मुकम्मल अमल नहीं हुआ, जुज़वी तौर पर हुआ इसका, अलबत्ता बसों का तो पूरी तरीके से हो रहा है। उससे हटकर पेंशन है, पेंशन से हटकर राशन कार्ड सबसे बड़ी चीज़ है जिसने आपने किया, और घर। जी। देखिए, बहुत बड़ा मसला है। तो मैं पहले इस मीटिंग के हवाले से जो हैदराबाद के जो रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके जो यहाँ के जो अरकान असम्बली हैं या अरकान कौंसिल हैं, जो भी हो, उनके साथ जो इंचार्ज जो वज़ीर हैं जी। आपने सिर्फ आंकड़े दिए हैं, हैदराबाद शहर के हैं वो जी। 5 लाख से ज़ायद जो दरख्वास्तें घरों के लिए दी गई हैं, और जिसमें सिर्फ ज़मीन जिनके पास है 9,913 की आपने बात की है। लेकिन पूरी रियासत में जब अहाता हम करेंगे तो इंदिरम्मा इंदुलू के लिए जो पर्जा पालना में दरख्वास्तें आई हैं उनकी जो तादाद है 9 लाख से ज़ायद है जी। तो यानी, और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो तेलंगाना के 32, हैदराबाद को मिला तो 33 अजला होते हैं जी। उसका पूरा यानी पूरी रियासत को चलाने की, रियासत की पूरी आमदनी का जो 70% ये शहर हैदराबाद देता है जी। रियासत की आबादी 4 करोड़ के करीब लगभग बढ़ गई है, उसमें से 1 करोड़ 10 लाख सिर्फ हैदराबाद में रहते हैं जी। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शहर का ग्रोथ, इस शहर में जो मसाइल, इस शहर में बहबूद से मुताल्लिक़, यानी 1/4 यानी आबादी का 1/4 हैदराबाद में रहता है और आबादी का 3/4 यहाँ से रेवेन्यू आता है। तो यह चीज़ को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। जब एक शहर सारी रियासत को की देखभाल कर रहा है, आमदनी देता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। और ये जो मीटिंग बड़ी अहमियत की हामिल है जी। जो मीटिंग का आपने अभी जब हमारे नाज़रीन को बताया जी, इसमें 2 बातें, मैं शहर तक आऊँगा, उसके बाद रियासत का भी अगर आप मौका दें तो अहाता करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें 2 है, एक चीज़ बड़ी मुझे पसंद आई, राशन के बारे में भी बताऊँगा मैं जी। घरों के बारे में। अब देखिए, यहाँ 2-3 सूरत हाल है। एक तो ये पिछली सरकार ने घरों के बारे में, डबल बेडरूम मकानात के बारे में कहा था, लेकिन वो कुछ मकानात हुए, तामीर हुए, कुछ लोगों को अलाटमेंट भी हुआ, और बाज़ ऐसे भी केसेस हुए कि अलाटमेंट तो मिल गया, कब्ज़ा नहीं मिला, कुछ लोग इस तरीके की कुछ है, और कुछ कोर्ट केसेस भी आ गए इसके अंदर। लेकिन अभी भी कई डबल बेडरूम के मकानात अभी भी खाली हैं। तो हालिया दिनों में मंडिस की कोशिशों की वजह से हैदराबाद के करीब, फलकनुमा के करीब एक इलाका है, उसका नाम है फारूक नगर, वहाँ काफ़ी बड़े अच्छे मकानात बनाए गए। तो उनमें अब वहाँ लोगों को अलाटमेंट हो रहा है, तो इस तरीके से हो रहा है। लेकिन चूंकि देखिए तादाद, बहुत बेघर लोगों की बड़ी तादाद यहाँ रहती है, तो और बड़ी तादाद में लोग, तो इंदिरम्मा इंदुलू के तहत जो है, अगर जिसके यहाँ ज़मीन हो तो उनको 5 लाख रुपए की ग्रांट दी जा रही है। वो भी 3 मरहलों में दी जाती है, बेसमेंट उठाना, दीवारें उठाना, छत लगाना, ये 5 लाख रुपए दिए जाते हैं जो नाकाबिल वापसी यानी ग्रांट के तौर पर दिए जाते हैं। लेकिन जैसा आपने ख़ुद बताया कि 5 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें हुई और इसमें सिर्फ 9,000 की, ये बाकी के लोग कहाँ जाएंगे जी। इनके लिए देखिए, बाकी के लोग या तो ये, इनके लिए जो डबल बेडरूम अभी तक जिसको अलाट नहीं किए गए उनको अलाट कर दिए जाए, नंबर 1, लेकिन वो भी सफिशेंट नहीं होंगे। तो एक तजवीज़ बड़ी अच्छी देखिए, आजकल इवन खानगी प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादातर वही हो रहा, खानगी प्रॉपर्टीज़ पर को डेवलपर ले लेते हैं बिना किसी, यानी जो पार्टी से इन्वेस्ट नहीं लेते, बल्कि जो भी इनका यानी 55, 45, 60, 40 जो भी इलाके के लिहाज से ये शेयर कर लेते हैं। तो डेवलपर जो है बिल्डिंगें बनाते हैं, बना के उसका 40%, 50 to 45% जो भी हो वो अपने हिस्से में रखते हैं, और बाकी का जो पार्टी होती है उसको दे देते हैं। तो बैरिस्टर ओवैसी ने जो तजवीज़ रखी, कहा कि हम सरकारी ज़मीनों की निशानदेही करते हैं, सरकार एक फरीक बन जाए,
डेवलपर्स को दे। उसमें ये होगा कि डेवलपर्स उसको डेवलप कर देंगे और जो भी हिस्सा डेवलपर का होता है उसको दे दें, बाकी का जो हिस्सा है वो लोगों को अलॉट कर दें, जैसा कि डबल बेडरूम मकान है। इससे बेशुमार लोगों को फ़ायदा होगा। अब इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इलाका है मलकपेट का, यहाँ ज़मीन अवेलेबल है। कहा कि भाई एक पायलट प्रोजेक्ट, यानी एक आजमाइशी, पायलट माने एक इसको जो है एक्सपीरियंस के लिए तौर पर पहले तौर पर किया जाना था, इसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो वहाँ इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम ज़मीन का निशानदेही करेंगे, सरकारी ज़मीन है, उसके ऊपर आप डेवलपर्स के ज़रिए मकानात तैयार करें। उससे ये होगा कि जो बेघर लोग हैं उनको घर का जो अलाटमेंट हो सकता है। एक अच्छी तजवीज़ है। उन्होंने जैसे बहादुरपुरा अभी देख रहा था मैं, बहादुरपुरे में भी उन्होंने निशानदेही करवाई। इस तरीके से हर रुकन असम्बली अपने इलाके में ये जो सरकारी अराजी है उसकी निशानदेही कराएगा। तो इस तरीके से बड़ा मसला हल हो जाता है। चूँकि सरकार का पास फंड नहीं है, जैसा खुद बारिश रवैसी ने कहा कि मैं जानता हूँ सरकार के पास आमदनी के उतने ज़राए नहीं हैं, पहले ही पिछली हुकूमत का खर्च करके आप लोग जो है वो खर्च की अदाई और सूद की अदाई देते बैठे हैं, तो लिहाजा आप उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? बिना इन्वेस्टमेंट के ज़मीन आपकी, और ये ज़मीन अलाट हो जाती है जो इसके लिए मकानात के लिए दरख्वास्त देते हैं। तो इससे बड़ा मसला हल हो जाता। तो आपको ज़मीन तो सरकार की है, डेवलपर अपना हिस्सा लेगा, बाकी का हिस्सा जो है आप सरकार यानी जो इस्तेफादा कुनिंदान है, जो बेनिफिशरीज है, उनको दे सकते हैं। ये हो गया मकान के बारे में। जी। नंबर 2, सबसे बड़ा जो मसला अक्सर जो हमको आपको बराबर जो दरपेश होता है, वो है राशन कार्ड की। देखिए, राशन कार्ड की अहमियत क्यों है? राशन कार्ड की अहमियत इसलिए है, ये सिर्फ यानी फूड ग्रेन लेने के लिए नहीं, गल्ला लेने के लिए नहीं, अनाज लेने के लिए नहीं, बल्कि इसके साथ कई चीज़ें मरबूत कर दी गई हैं जो वेलफेयर से मुताल्लिक़ है। न सिर्फ वेलफेयर से मुताल्लिक़ है बल्कि डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ भी है। उसमें पेंशन की स्कीम हो, शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी की स्कीम हो, या फिर बिल स्कॉलरशिप हो, या फीस रिइंबर्समेंट हो, या जिगर जिससे चीज़ें, सेहत के मामला, आरोग्यश्री हो, ये भी सही है आपने कहा। तो ये कई बेनिफिट इसके अंदर मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से इसकी बड़ी अहमियत हो गई। और समाज का जो गरीब तबका है वो उसके लिए तो बेचैन है। और आप देखिए, गुज़िश्ता 8 साल से नए राशन कार्ड नहीं दिए गए। पिछली सरकार में काफ़ी बैकलॉग है, लाखों की तादाद में, और इस दौरान में कई ख़ानदान जो है आगे बढ़ते गए, डेवलप हुए, यानी स्प्लिट होते गए, बढ़ते गए, स्प्लिट होते गए, बढ़ते गए। तो इसकी वजह से अब कई लोग इस्तेफादा करने गए। तो अब हुकूमत का जो मामला है वो कल से शुरू हो रहा मामला है, यानी 15 जनवरी से, यानी कल से ही मामला शुरू होगा। इसकी जो है वेरिफिकेशन होगी, और हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि 26 जनवरी से, यानी 26 जनवरी यौम जमहूरिया का दिन रहता है, उस दिन हम राशन कार्ड की इजराई करेंगे। क्या सब यहाँ पर वेरिफिकेशन किस चीज़ की होगी? हाँ, तो ये और किस मतलब मोड से होगी, कौन से जरिए से होगी? यानी दरख्वास्तें जो दे दी गई हैं प्रजापालना की, या फिर क्या मामला? जी, एक तो ये, जैसा कि अभी तक, क्योंकि अभी भी उतनी क्लैरिटी हमको नहीं मिल पाई जितनी भी हम ले सके जी महकमे सिविल सप्लाईज और गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें यह है कि इन्होंने नवंबर के महीने में इन्हें ज़ात पात पर मबनी एक सेंसस करवाया, एक मर्दमशुमारी करवाई, कास्ट बेस्ड सेंसस कहते हैं जी। तो इसमें जो लोग जिन्होंने कहा कि वो बिल्कुल गरीब तबके के हैं, फला हैं, जिनके पास कुछ राशन कार्ड नहीं है, फला हैं, तो उनकी जो शुमारबंदी होती है, नंबर 1 वो उसकी तनकीद होगी। नंबर 1 वो एलिजिबल कितने हैं, क्योंकि हुकूमत का ये दावा है कि उसकी डाटा एंट्री हो चुकी है, कौन से ख़ानदान एलिजिबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, वो उसको हमने कर लिया अलग। नंबर 1। दूसरा, पर्जा पालना के तहत जो दरख्वास्तें हुकूमत को उसूल हुई हैं, वो दरख्वास्तों को भी हमने देख लिया है कि इसमें कितनी दरख्वास्तें हैं, और ये इसकी जो मैचिंग यानी इसका तकाबुल होगा जो सेंसस का रिकॉर्ड इनके पास है, यानी कास्ट बेस्ड सेंसस, ये आम सेंसस नहीं है, कास्ट बेस्ड सेंसस, उसका साथ तकाबुल होगा। ये तो हो गया। तो इसके बाद ये होगा कि तनकीद के बाद देही इलाकों में, यानी अजला वगैरह में ग्राम सभाएं होंगी, यानी जो भी मंडल के तहत ग्राम सभाओं में इतनी दरख्वास्त रहते हैं, उनको बुलाया जाएगा। और उसमें, अच्छा, इसमें थोड़ा सा अलग भाई साहब, जिनके पास ऑलरेडी कार्ड्स हैं उनका कोई ताल्लुक है इसमें? नहीं, मैं आता हूँ, उस तरफ आता हूँ। ये मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं दूसरी तरफ आता हूँ। उसमें ग्राम यानी देही इलाकों में ग्राम सभाएं होंगी, और सिटी के इलाकों में जो बल्दिया के तहत आते हैं वो वार्ड कमेटियाँ रहेंगी। तो इनमें उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, ये कोई छुपा मामला नहीं होता है। सरकार का ये मानना है, खैर पता नहीं आगे में भी सब चीज़ें होती हैं, हिंदुस्तान है ये,
कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन जो सरकार का मंशा ये है कि ये ओपनली, क्योंकि एक पड़ोसी बोल अरे तू गरीब कहाँ है भाई, तेरी तो बिल्डिंग है ना, इतराज़ हो गया तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तेरे पास कारें हैं इतने हैं, तू कम गरीबत में कैसा गया। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी कुछ असासा रखने के बावजूद भी वो चीज़ को अप्लाई करें। जी जी। तो ये क्लीनिंग मतलब हो जाती है, फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर हो जाती है। तो ये मकसद है उनका। जी। सिटी के अंदर में भी जैसा कि सिटी में जो है एक डिवीजन है, डिवीजन के तहत फलां जो है इतने दरख्वास्त गुजारे आए हैं, 1000 दरख्वास्त गुजारे हैं सब। एक मिसाल मिसाल के तौर पे, जी। उनको सब एक बैठाया जाएगा, बताएगा फलां साहब यस हाँ, तो दूसरा बोले अरे भाई अरे तुम्हारे तो यार इतनी बिल्डिंग है, तुम ऐसा कैसा हो गए। तो उसके ऊपर पूछेंगे भाई तो हाँ इसका सबूत कैसा है। तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसकी तरीके का वेरिफिकेशन। तो ये वेरिफिकेशन होने के बाद ये जो लिस्ट है, ये जो ज़िला के जो एडिशनल कलेक्टर होते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो उन्होंने मंजूरी उनकी कंसेंट होना उनका, उनकी दस्तखत हो जाना। इसके बाद इसमें क्लियर हो जाएगा। मतलब 1000 में से समझिए 200 लोग फिल्टर हो गए, 800 बच गए, वो 800 की लिस्ट उधर जाएगी। उसके बाद सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट उनको कार्ड जारी करेगा। ये एक तरीक़ेकार है। अब रही बात आपकी, अब देखिए कई ऐसे लोग हैं जो जिनके कार्ड में किसी जो है हयात में नहीं है जी, उनका नाम डिलीशन होना है। कई लोग हैं ऐड करने का है, करना है। हाँ, ये भी काम जो है इसकी भी तनकीद होंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी जो सेंसस में लिखाया होगा जी, ये जो काम है ना दिखाया होगा। तो ये नए लोगों के साथ साथ जो पुराने जो कार्ड हैं तो उसका भी जो है उसकी तनकीद हो सकती है। ये इस तनकीद के यानी जो भी वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें, तो ये जहाँ तक ये मेरी मालूमात है इस सिलसिले में। अच्छा, इसी के साथ साथ भाई साहब जिस तरह से आपने कहा कि यानी पुराने जिनके राशन कार्ड्स हैं वो ऐड भी होंगे और कुछ जो है डिलीट भी होंगे, तो अब इसके साथ साथ और एक सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि जिस तरह से मतलब जिसने प्रजापालना का जो एड्रेस दिया था, ये भी सवाल हमको मौसूल हुए हैं, जो जिन्होंने जहाँ से जिस एड्रेस पर यानी दरख्वास्त दी उसी एड्रेस के तहत किस ब्लॉक पर जाना होगा, कैसे उनको जो है रहनुमाई होगी भाई साहब, क्योंकि अक्सर जो किराए के घरों में लोग रहते हैं तो बहुत सारे उनके सवालात होते हैं। तो दरख्वास्त जिस एड्रेस से दी गई थी वहां पर उनको उस ब्लॉक पर जाना होगा, क्या होगा, ये एक सवाल है। लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि कौन उन्होंने जो दरख्वास्त दी है कहाँ इनको जाना है और कहाँ से जो है इनको ये तनख्वाह का मामला जो भी होगा वो कैसे होगा, थोड़ा सा उस हवाले से जो है उनको रहनुमाई की ज़रूरत है। देखिए आपने जो फ़ोन नंबर दिया जी, चाहे वो सेंसस के दौरान जो घर घर जाकर जो नंबर आपने दिया है वो नंबर, या फिर प्रजापालना में जो नंबर आपने दिया है टेलीफोन नंबर के जो दरख्वास्तों के वक्त लिखाया है जी, उस पे अभी कई लोग देखता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी आए राब्ते में कि जिनको सैंक्शन हो गया उनको एक SMS मैसेज दिया गया जी। अब तो लोग ऐसे हो गए व्हाट्सएप के दीवाने कि वो SMS देखना छोड़ दिए। मैंने बोला भाई क्यों नहीं देखा, 15 दिन हो गया नहीं। वो ये मुझे कुछ लोग आए कि भाई हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग आके फ़ोटो ले लिए कि आपका सैंक्शन हो गया, हम भी दरख्वास्त दिए थे, हमारे पास भी हुआ था। मैं बोला भाई आपका फ़ोन चेक करे क्या आप? मैंने बोला SMS चेक करिए। नहीं व्हाट्सएप नहीं, बोला SMS चेक करिए। तो SMS भी चेक कीजिए, व्हाट्सएप भी चेक कीजिए, ऐसा नहीं है। लोग क्या है, अब और एक बात है, फ़ोन कॉल भी आया, बोला देखो आपके पास मिस कॉल भी हैं, देखिए किसके कॉल है। खैर वो कॉल लगाए तो खैर सरकारी कॉल था, चल पता नहीं, वो बिजी आ रहा था। तो बोला देखो कॉल आए हैं। तो मैं उन तमाम दरख्वास्त गुजारों से जिन्होंने चाहे राशन कार्ड के लिए हो या दीगर स्कीमात के लिए हो, जो सरकार को दरख्वास्त देती हैं, चाहे प्रजापालना के तहत हो या मर्दमशुमारी के दौरान, जो है आपने जो नंबर दिया वो नंबर पर आप एक्टिव रहें। यानी जो भी मैसेजेस आता है वो देखें, व्हाट्सएप के बिल्कुल बड़ी तादाद हमारी वो खवातीन की भी हैं जो मतलब फ़ोन का इस्तेमाल भी बराबर से नहीं जानते, तो उनको भी ये ज़रूरी है कि वो जिस नंबर को दिया था उसको चेक करवा लें, क्योंकि घर वालों से किसी और। ये 15 से 26 जनवरी के दरमियान, खैर उसके टाइम भी बढ़ेगा और आगे, ऐसा नहीं है कि मैं समझता हूँ 8-10 दिन के अंदर ये सारी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है, लेकिन एक इब्तिदा तो शुरू हो जाती। जी हाँ। तो आप कम से कम इन दिनों में तो कम से कम अपने मैसेजेस को बराबर जो है उसको फॉलो कीजिए, देखिए अपने मोबाइल फ़ोन को भी देखिए, क्योंकि कुछ ऑफिसरों ने भी हमको बताया कि भाई हमने बार बार कॉल किया, ठीक है, कई ऐसे लोग हैं जो अपना घर बदल चुके हैं, बदल देते हैं, क्योंकि उनको अब देखिए ठिकाना मुस्तकिल नहीं हो तो घर बदलना ही पड़ता है किसी ना किसी नौयत से। तो देखिए तो अपना जो है मोबाइल फ़ोन के मैसेजेस या मोबाइल फ़ोन के पर जो कॉल आते हैं उस पर एक्टिव रहें।
भाई साहब यहाँ पर और सवाल ये है कि क्या प्रजा पालना के मौके पर जितनी दरखास्तों में, यानी उसमें मिन जुमला तमाम चीज़ों का जो है जिक्र किया गया था, वो चीज़ें उसमें आ गई, तो वो क्या सभी ने जो है दिया है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि कास्ट सेंसस की आपने बात की, तो क्या उसकी भी मुकम्मल तकमील हुई है कि जितने ख़ानदान हैं, जितने मुस्तहक़ लोग हैं, सभी तक जो है मतलब पहुंचा गया और उन सब से जो है दरखास्तें ली गई, या फिर एक बड़ी तादाद छूट गई है? ये बहुत अहमियत का हामिल सवाल है आपका ये जी। चूँकि मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे इलाके हैं, इवन 30 नवंबर को ये मामला ख़त्म हुआ। 1 नवंबर से 30 नवंबर, 6 नवंबर से 30 नवंबर तक हुआ था। खैर जी, नवंबर का महीना पूरा हुआ। तो कई ऐसे इलाके हैं कि लोगों ने शिकायत की कि हमारे पास कुछ लोग आए, एक लेबल लगा दिया गया, उसके बाद हमारी तफसीलात लेने नहीं आए कोई भी। जी। तो ये एक चीज़। दूसरा, कुछ ऐसे लोग भी कंप्लेन किए हमें फ़ोन के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर, हमारी पूरी गली में कोई नहीं आया, चिट्ठी लगाने भी नहीं आया कोई। तो यकीनन ये जो सेंसस हुआ 100% नहीं हुआ, और ख़ासकर लोगों में शऊर बेदारी ना होने की वजह से ये भी हुआ। एक 2-3 वाक़यात में बताना चाहता हूँ इस दौरान में, नवंबर के वाक़यात में। जी। कुछ लोगों ने कहा कि साहब कुछ लोग आए थे, हमने बढ़ा दिया। अरे मतलब क्यों? अरे नहीं साहब, वो CA NRC ऐसा दिख रहा हमको, वो हमारा सब पूछ रहा ये है। अरे बोला तुमको किसने बताया? फिर ये क्या है साहब, फिर ये क्यों सब बताना ज़रूरी है क्या? फिर एक फ़ोन आया, साहब ऐसे लोग आए हुए हैं, कुछ ख़वातीन हैं, कुछ मर्द लोग हैं, घर की सब तफसील पूछ रहे हैं, बताना क्या? अरे बोला बताइए जनाब, क्या कैसा बताना? बोला सब बताइए, सच सच बताइए, आप कैसे किराए के मकान में रह रहे हैं, फना रह रहे हैं, ये सब बताइए आप। जी हाँ। सब बताना, सब बताना। तो ये यकीनन मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया की भी, खैर मैं NGOs का या दीगर लोगों का या जो भी स्टेक होल्डरों को, उनको ब्लेम नहीं करूँगा मैं जी। यानी हमारी मीडिया की भी ये ज़रूरत थी कि जैसा कि अक्सर जो है NRC CR के वक़्त कई अखबारात वाले ने बराबर जो है इसकी मुखालिफत कीजिए। वक्फ बिल के बारे में देखा, इतना शऊर बेदार किया वक्फ बिल के बारे में, उसके खिलाफ इतनी दरखास्तें, करोड़ों की दरखास्त में, लाखों की नहीं, करोड़ों की चीज़ में आ गई। जी। तो वो जो चीज़ मीडिया को, यकीनन हम भी मुख्तसर सी हमारी जो भी थी हमने बताया है, जी। लेकिन हम समंदर में हम अकेला क्या करेंगे, ये भी तो है ना। खैर हम कोई इसमें कोई एजाज़ लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हम भी इसमें शामिल हैं, काहिली में हम भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो अवेयरनेस होना है, और आजकल अवेयरनेस आसान हो चुका पहले के बनिस्बत। जी हाँ। ठीक है, लोगों का अखबारात का मुताला कम हो गया, आम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी। टीवी की देखने के भी मामले कम हो गए। जी। लेकिन सोशल मीडिया अब छाया हुआ है। उस सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने की वजह करके हम लोगों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन इसकी रेमेडी क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी। यानी जिन्होंने रह गए, जो लोग उसका अहाता नहीं हो पाया, नहीं हुआ, मर्दमशाही, या फिर उन्होंने पर्जा पाना में दरखास्त ही नहीं दी, जी हाँ, इनके लिए क्या रास्ता होना चाहिए? हाँ। ये सवाल है जो मैं समझता हूँ कि यकीनन हमारे जो सियासी कायदीन हैं या हमारी जमातें हैं या जो भी हो, ये चीज़ को हुकूमत से कहेंगे तो हुकूमत बोलेगी ठीक है भाई, अब ये जो काम हो रहा है तो करने दीजिए, इसके बाद इनके लिए करेंगे जो भी है। मगर देखिए, गाड़ी छूट जाने के बाद सफ़र का मलाल नहीं होना चाहिए। तो यानी क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, यानी कि खैर आपकी वजह से, क्योंकि अपनी ज़िंदगियों में लोग इतने मसरूफ़ हो चुके हैं, जी, जो भी हो ज़िंदगियों में मसरूफियत की, तो इसकी वजह से आपने मिस कर दी, या फिर हम लोगों की वजह से, या मीडिया की तरफ से, या जो भी हो, या सियासी कायदीन की तरफ से जो भी अवेयरनेस होना था आप तक नहीं पहुंच पाया, ये एक रीज़न है। तो यही कहता हूँ कि जमहूरियत में मैं तमाम लोगों से कहूँगा, अरे हमें अक्सर लोगों से पूछता हूँ, अरे हमें क्या लेना देना है इससे? अरे तुम्हें लेना देना है, ये सरकार तुम्हारी तुम्हारे वोटों से बनने वाली सरकार है, तुम्हारे पैसों से चलने वाली सरकार है, सरकार कोई अलग नहीं है, तुम सरकार का हिस्सा हो। ये सेंस हम कब पैदा करेंगे समझ में नहीं आता। हम पार्ट ऑफ द गवर्नेंस है, यानी ठीक है, किसी को हमने इख्तियार दिया कि तुम चलाइए, नज़म कराइए, और हम जो है उसके इस्तेफादा करेंगे, ये है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई ना कोई रास्ता सरकार को ढूंढना ही होगा। जी माई साहब, इस मौजू के हवाले से और तेलंगाना से अब हम दिल्ली का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उमूमी तौर पर, मतलब जिस तरह से आपने 15 जनवरी का जिक्र किया, 16 जनवरी की बात है, फिर 26 जनवरी तक, इस दरमियान लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप इस हवाले से एक यानी इख्तिसारन बता दें, उसके बाद फिर हम दिल्ली का रुख करेंगे। जी देखिए, ये तो जो है सिर्फ राशन कार्ड के लिए है। जी, जो आपने जो ड्यूरेशन दिया है, जी, अभी ये मकानात के बारे में शायद आगे चलकर होगा। तो अब इसके लिए आपके पास जो आपने लिखाया है, उसके लिहाज से उसकी वेरिफिकेशन
फ़ोन के ज़रिए या किसी और ज़रिए से आपको आएगी कि फ़लाँ फ़लाँ जो दिया है, उसके लिए आपके हल्के में या आपके वार्ड में या आपके ग्राम सभाओं में कहा जाएगा कि जो दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने राशन कार्ड के लिए दिए वो फ़लाँ वक्त फ़लाँ मुकाम पर इतने बजे तक हाजिर रहें। उनकी वहाँ वेरिफिकेशन होगी, उनकी एक लिस्ट पहले से तान दी जाएगी, तो वो लिस्ट में अपना नाम भी देख लें। नाम ना होने की सूरत में आप कहा कि भाई उसकी जो स्लिप रहेंगी वो स्लिप रख लें, बाद में एक ही दिन में होगा भाई साहब? ये नहीं, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हुकूमत ने ये इख्तियार दिया है कि वो सहूलत के साथ, चूँकि देखिए जिन इलाकों में, बाज़ इलाकों में कुछ त्यौहार भी होता, कुछ चीज़ें भी होती, एक मतलब वो चीज़ें ऐसी ना हो कि मुकामी तौर पर कोई चीज़ों से क्लैश हो जी, उसको देखते हुए, और मुकामी जो लीडरशिप है जैसा कि कॉरपोरेटर है, MLA हैं, MP हैं, या फिर ग्राम पंचायत में जो है मंडल लेवल के, ज़िला परिषद लेवल के जो लोग हैं, उनके साथ राय करते हुए ऑफिसर्स इस डेट का तयन करें, डेट और मुकाम का तयन करें, और उसके लिए जो फहरिस्त लगी जाती है उसमें अपने नाम चेक कर लें, उसके बाद वहाँ देखें और एलिजिबिलिटी को अपने साबित करें सबके सामने कि हाँ मैं किराए के मकान में हूँ, मेरा फलां है, ये है। तो वो चीज़ अगर ठीक हो जाएगी तो वो चीज़ आगे प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, अब हम दिल्ली का रुख करेंगे और दिल्ली के इंतखाबात के हवाले से भाई साहब इंतखाबी सरगर्मियों को, इंतखाबी मुहिम्मात को किस तरह से आप देख रहे हैं? और यानी कि आम आदमी पार्टी एक तरफ है और भाजपा दूसरी तरफ है। अब ये इंडिया इत्तेहाद कहाँ पर है? और इंडिया इत्तेहाद में अगर हम खुद देखें तो क्या वो इत्तेहाद नज़र आ रहा है? क्या वो सरगर्मी नज़र आ रही है? अभी अगर हम देखें तो राहुल गांधी केजरीवाल को जो है तनकीद करते हुए जो है हम उनको सुन सकते हैं, और इसी के साथ अगर हम खुद दिल्ली की जो सियासत है वो एक अजीब सी नज़र आ रही है, तो उसको किस तरह से आप भाई सब देख रहे हैं? किस तरह से एक आगाज़ हुआ है? अब देखिए, ये इंतखाबात 5 फरवरी को हैं जी, और हिंदुस्तान को असल आज़ादी 22 जनवरी को मिली है, हुई ना, नई तारीख बन रही है देखिए जी, तो यानी 22 जनवरी को हिंदुस्तान को असल आज़ादी मिली है। तो उस तनाजुर में एक हवा खड़ी जा रही है। आपको याद होगा मोहन भागवत ने कहा कि अरे असल आज़ादी तो 22 जनवरी को हुई है, जबकि गुज़िश्ता साल अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, यानी एक हिंदू धर्म के मुताबिक बुद्ध के अंदर रूह फूकना है, रूह डालना है, वो प्राण प्रतिष्ठा मैंने देखा, किताबों में पढ़ा उनके, तो मतलब अभी प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, उनके उतनी संस्कृत लफ्ज़ है, तो प्राण माने रूह डालना, रूह जान डालना उसके अंदर, तो एक रस्म थी जी। तो मोहन भागवत कहने लगे कि भाई ये 22 जनवरी को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इशू है, देखिए इंडिया ब्लॉक की तरफ आऊँगा मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक ग्लोरीफाई कर रही है हिंदुत्व को, वो एक उसको तो असल आज़ादी ये होगी, तो अब 26 जनवरी को इन्हों झंडा चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे या 22 को चढ़ाएंगे, ये तो खैर मोहन भागवत और उनके तमाम चेलों पर मुनहसर होगा, चढ़ाते नहीं चढ़ाते या रस्मन। और मैं देख रहा था आज ही के अखबार में 26 जनवरी को जो है खास मेहमान हैं इंडोनेशिया के सदर, अरे भाई 22 को बुलाना था, भाई क्यों गलती कर दी है मोदी साहब। मैं वही देख रहा था, आज के पेपर में हमने पढ़ा, आज रिव्यू सुबह में प्रोग्राम आता ना हमारा जी जी, अखबारों के मुतालिक प्रोग्राम आता, तो देखो ये साहब को क्यों बुलाया गया, 22 को बुलाना चाहिए था, 26 को शायद, क्योंकि आज कह दिया ना उन्होंने 22 को जो है, तो ठीक है। तो ये हिसाब है। दूसरा कुंभ मेले का, इसका पूरे का पूरा देखिए बीजेपी ये हो गया, और दूसरा जो बीजेपी का एक और जो है वो वोटर लिस्ट से बेशुमार हजारों की तादाद में नामों को निकाल देना और कई बेनाम नाम शामिल कर देना, ये हो गया, ये पूरी तरीके से तैयार है। और इसका तो साफ इनकार है, इलेक्शन नहीं वो सही, वो इनकार नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि शफाफ तौर पर हर चीज, हाँ बिल्कुल इलेक्शन ईवीएम मशीनें हैं वो हैकिंग से, टेम्परिंग से वो पाक हैं, बिल्कुल सही है, शफाफ तरीके से ही काम हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कभी उसमें शफाफ तरीके से ही बीजेपी की मदद हो रही है, शफाफ तरीके से हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल शफाफ तरीके से, बिल्कुल इसमें कोई राय। अब इस पूरा मुकाबला इंडिया ब्लॉक कैसा करेगा जी? अब देखिए उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने भी जाफरानी रुमाल पहन लिया जी, अरे असल हिंदू तो मैं हूं, मैंने पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए ये स्कीम शुरू कर दी। तो बीजेपी की तरफ से आया, अरे ये चुनाव हिंदू है, बोला भाई हिंदू, उन्होंने आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद सुनिए ले सकते सुनिए, देखिए अब
मुझे पता नहीं हिंदुओं की कितनी कैटेगरी होती, मैं तो समझता हूँ कि हिंदू अब एक हो बोल के आ रहा ना आजकल जी। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे तो मतलब ये एक ही छूंगा सर, एक चुनाव हिंदू होता है, एक गैर चुनाव हिंदू होता है, ये पता नहीं क्या होगा। खैर ये उनका मामला है। आपने जो सवाल पूछा वो इंडिया ब्लॉक से मुताल्लिक जी। अब देखिए इंडिया ब्लॉक एक ढीला ढाला ढांचा है जो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी बल्कि जमहूरियत को बका इसके जो मेन कायम होने का जो था, जी हाँ, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, नफरत को जो नहीं नहीं इलेक्शन नहीं, सिर्फ इलेक्शन जी हाँ, नहीं, बिल्कुल। मिलकर इलेक्शन लड़ना एक अलग सवाल है, जी हाँ, लेकिन इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना, इस आइन मुल्क के को बचाना। संविधान को बताना, जी हाँ। इस मुल्क की सेकुलरिज्म को बचाना, ये बहुत सी इनके एजेंडे 8-10 हाँ, नुकात है इनके। आप पढ़िए जी हाँ। इंडिया ब्लॉक का जब है तो साइट देखेंगे उसमें मिला आपको पूरा मिल जाएगा। जी तो अब ये कहाँ बरकरार है? दिल्ली में, दिल्ली में तो बिल्कुल खत्म हो गया। एक प्रिंसिपल पार्टी के यानी बड़ी पार्टी की हैसियत से कांग्रेस उसकी मुखालिफ, मतलब खुद आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जी। ठीक है, रियासती तौर पर खिलाफ होती है, पंजाब में भी इन्होंने किया, पंजाब में भी खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो मुखालिफत वो बदतरीन नहीं थी। जी। एक हद तक ठीक है, इलाकाई हद तक हमारे मसाफात हैं ये। अब दूसरी तरफ अर्बन यानी आम आदमी पार्टी की तायद जो इंडिया ब्लॉक की दूसरी जमातें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जी। वो दीगर जमातें हैं, ये उनकी बराबर तायद कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक तना हो गई। अब कांग्रेस को ये सोचना होगा कि जब हम एक बड़ा मुकाबला, तुम जमहूरियत, हम संविधान की बात कर रहे हैं, क्या हुआ संविधान के बारे में, संविधान के जो आर्किटेक्ट है उनके बारे में पार्लियामेंट में सब कुछ कहा गया, उसके बाद क्या हुआ? वो बिल्कुल बिना माफी के उन्होंने माफी चाहने को ही तैयार नहीं है, एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। तो आप उनको झुका तक नहीं सके, आप जी। उनको नदामत करने का मौका मतलब नहीं कर सके, मजबूर नहीं कर सके, पता नहीं क्या कैसे करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गुंजलिक है। बीजेपी पूरी तरीके से पूरी तैयारी के साथ इतनी ज़्यादा वारिद हो रही है कि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अब देखिए केजरीवाल के पास क्या उतना वसाइल है, उतनी एजेंसियां हैं, उतने जो है इलेक्शन कमीशन है, उनके साथ जो जो कुछ है, क्या वो कैसे कर सकते हैं? बल्कि वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो बताया जा रहा है वो खुद एक हर थोड़ी देर को एक रुकावट पैदा कर रहे हैं, फलां के खिलाफ फलां कर। और शीश महल का मामला, अब शीश महल में ठीक है भाई, अब इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया, बीजेपी धरना शुरू कर दी, हालांकि किस हद तक बीजेपी कुछ भी कर सकती जी। अब उसका साथ कांग्रेस भी सुर मिलाने लगी, अरे वो है भाई, वो उसमें करप्शन है, वो सीएजी की रिपोर्ट है, और आज अदालत ने जो खुलासा कर दिया, जी। फिटकार लगाई आम आदमी पार्टी को, अरे ये क्या भाई, तुम सीएजी की रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं करे आप? तो ये जो मामला है, अब देखिए हर कोई इस यानी आम आदमी पार्टी के जो है, अब कह रहे हैं कि अदालतें कितनी आज़ाद हैं, क्या है ना, ठीक है, हम अदालत के उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अदालत की तरफ से भी क्या मिला उनको? उन्होंने कहा कि भाई ये रिपोर्ट में कहाँ जिक्र है, मेरे पास जो है सोने से बनाई हुई कमोट है, बल्कि जी। कहाँ है कमोट, इसमें कहाँ है? बीजेपी ने चला दिया, चल गई। तो ये मैं समझता हूँ कि फिर अदालत ने भी कहा कि भाई तो ठीक है, तो तुम पेश क्यों नहीं करे, तुम पे फिटकार हुई। तो इलेक्शन कमीशन में आप जैसा कह रहे हैं शफाफ, हाँ बिल्कुल शफाफ तरीके से बीजेपी की तायद होंगी, बराबर होंगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो शफाफ तरीके से अदालतें भी जो है मामला चल रहे हैं, और इंडिया ब्लॉक एक हंसी यानी मजाक और हंसी बन गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जो है बीजेपी को मुकाबला करना, हालांकि अवाम, और आज देखिए आज जो हालत है, हिंदुस्तानी रुपया कितना गिर गया, 2014 में क्या था, तो आपने जब आप देखिए उनकी तकरीर में सुन रहा था उस वक्त की 13 की जी। कि हम हिंदू डॉलर के मुकाबले में रुपए को इस हद तक लाएंगे, लाने के बजाय उल्टा चले गया, 86 रुपया हो गया, 86 रुपया 27 पैसे दिया तो $1 आता आपको, इस हद तक। और दूसरा पासपोर्ट की जो वो थी, पासपोर्ट 72 दर्जे पे जाके 85 दर्जे पे आ गया आज जी। 14 से लेके कह रहा हूं मैं जी जी। ये नहीं, हम फिर भी हम विश्व गुरु हैं, फिर भी हम विश्व गुरु हैं, कुंभ मेले में फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। तो ये हम कब तक? और एक बात है, एक पूरी मेजॉरिटी को मीडिया के जरिए हो कुछ भी हो, इतना झूठ परोसा जा रहा है कि वो झूठ से ही भूख भर जा रही है। अब दूसरी चीजों की जरूरत ही नहीं है, रोजगार की जरूरत नहीं है, ना इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, ना ही वो डॉलर। अब तो सीतारामन साहिबा बोलती हैं, अरे नहीं जी, रुपया तो वहां का वही है ना भाई, डॉलर वो हो रहा होगा, जान तो छोड़ो, रुपया तो वहां का वही है। बिल्कुल सही है। ठीक। अब फिर अब दिल्ली के इलेक्शंस क्या किस तरह से होंगे, क्या एजेंडे अभी होंगे, और फिर क्या क्या बातें अभी मजीद हमको सुनने को मिलेगी,
ये मतलब जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे पता चलेगा, और फिर इंतखाबात के बाद के जो नताइज होंगे वो भी किसको तवाना करेंगे वो भी वक्त ही बताएगा। अब मैं सब फिर तेलंगाना की तरफ पलट कर आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा तेलंगाना में काबीना की तोसी की बात, और इसके साथ साथ ये जो ई फार्मूला केस का मामला है, इसमें जो कुछ भी चल रहा है इख्तिसारन इस हवाले से। जी वैसे देखिए, हैदराबाद का हिंदुस्तान में जो शामिल हुआ 1948 में, उसके बाद से लेके 1956 तक हैदराबाद इंडिया की एक कंपोजिट स्टेट थी, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और कुछ इलाके आंध्रा के भी शामिल थे इसमें। जी 56 उसमें तो काफ़ी मुसलमान थे, ये जो पीरियड था, जो इंटरिम पीरियड 48 से 56। जी उसके बाद इसमें आंध्रा में जम कर दिया गया, आंध्र प्रदेश बना दिया गया। आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना की तश्कील, फिर तेलंगाना की तश्कील से 2024 तक जितने भी वजारतें बनी, एक मर्तबा तो मैं देखा 80s 70s और 60s में 3-4 मुस्लिम जो है मिनिस्टर हुआ करते थे, 4 मिनिस्टर हुआ करते थे। जी खैर तेलंगाना बनने के बाद एक ही हो गया, ठीक है, अब तो वो भी गायब हो गया। जी यानी पूरी तरीके से इस, खैर ये अलग सवाल है कि भाई मुसलमान के हो, किसी मुसलमान को शामिल होने से मुसलमानों के मसाइल होते होते क्या नहीं होते, लेकिन एक नुमाइंदगी तो होती है, कम से कम बोलने के लिए, कुछ करने के लिए होती है। ये तो हो गया, मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं मिली जी हाँ। अभी तक, 13 महीने हो चुके नहीं है। और दूसरी बात, माइनॉरिटी के ऊपर रिव्यू, माइनॉरिटी के जो इदारे हैं, एक डिपार्टमेंट है पूरा, एक माइनॉरिटी अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट है। गुज़िश्ता 10 साल में शायद एक मरतबा माइनॉरिटी रिव्यू हुआ, एक साल 10 साल में जी, और गुज़िश्ता 13 महीने में एक भी रिव्यू नहीं हुआ। और जितना बजट 3000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो जी दिया गया, इसमें 1000 करोड़ भी खर्च नहीं हुए। अब सिर्फ 2 महीने रह गए, 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। जी हाँ। पूरे ठप होके रह गया पूरा। तो ये क्या इजाफा करेंगे, क्या करेंगे? जिन्होंने वोट देकर आपको लाया उन्हीं को तो आप बता रहे हैं रास्ता। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये पूरी जो है, ठीक है, कांग्रेस की पॉलिसियाँ अपनी जगह होंगी, लेकिन यहाँ मुकामी तौर पर जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ को किनारे पे लगा दिया गया, उनकी कोई स्कीम, अब देखिए बड़ी मुश्किल से वो सिलाई मशीन वगैरह बल्कि दरखास्तें ली गई जी, लाखों की तादाद में लोग दरखास्तें दिए, यानी इतना। और किसी को कोई कर्ज दुकान लगाने के लिए कोई कर्ज नहीं दिया गया। पिछली सरकार में कुछ तो भी दिया गया था, वो भी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि 13 महीने में हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को यह मौका नहीं मिला कि वो रिव्यू मीटिंग करे, करके बताए भाई इनका बजट कितना है। 3000 करोड़ में 1000 भी खर्च नहीं होता, 1000 करोड़ भी खर्च नहीं होता। ये किधर ले जा रहे हैं इसको पता नहीं। देखो ये अब जब तक मुसलमान, जब तक देखो माइनॉरिटी में क्रिश्चियन भी हैं, दीगर लोग भी हैं, जब तक ये अपने जायज़ हक के लिए उठ नहीं खड़े होंगे, ये सरकार ऐसी, हाँ ठीक है तुम्हारा वो क्या रास्ता है, तुम बीजेपी को तो वोट नहीं देते, हम ही तो देंगे। अब रही बात फार्मूला रेस की जी, अब देखिए यकीनन पिछली सरकार में बेकायदियाँ हुई हैं, जो प्रोसीजरल होना ठीक है, इसमें मैं मानता हूँ कि इसमें शायद रिश्वत सानी हुई नहीं हुई वो अलग सवाल है, वो तहक़ीक़ात उनके ACB एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी तहक़ीक़ करेगा, फिर एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वो भी इसकी तहक़ीक़ कर रहा है, तो ये लोग अपना काम करेंगे। लेकिन जो प्रोसीजरल लैप्सेस थे, उस लैप्सेस में मैं बताना चाहता हूँ, 2 मिसालें देता हूँ। इससे पहले भी शायद मैंने बात की है कालेश्वरम की जी, कालेश्वरम के लिए एक जुडिशल इंक्वायरी बैठी हुई है। कालेश्वरम के मामले में जो कुछ रुकुमात दी गई थी उसके बारे में जो वहाँ पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे सोमेश कुमार, उनको बुलाया गया, उनकी पेशी थी। उनसे पूछा गया कि जनाब ये फंड रिलीज कब हुआ, फलां जगह हुआ, ठीक है, इसकी कैबिनेट रेजोल्यूशन है क्या आपके पास? जी, नहीं साहब, ये तारीख को हम दे दिए थे, उसके 15 दिन के बाद या 22 दिन के बाद वो रेजोल्यूशन आया, वो रेटिफाई हो गया। तो आप इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, तो आप कैसे दिए बिना किसी कैबिनेट रेजोल्यूशन के? पैसा कैसे, फंड कैसा रिलीज हुआ? जी, CM साहब ओरली बोल दिए थे, तो ठीक है तुम ये इसमें से फंड ट्रांसफ़र कर दो, उधर दे दो। तो मैं पूछा सर कैबिनेट का जो, हाँ वो आ जाएगा बोला। तो आया, कुछ दिन के बाद आया। तो ये जो प्रोसीजरल लैब्स है, हो सकता है इसमें
करप्शन हो नहीं हो वो तो तहकीकाती कमीशन करेगा। मैं इस पर अभी चूँकि उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम उस पर बात कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, फार्मूला रेस। जी। फार्मूला रेस में ये हुआ कि ठीक है, बाइक फार्मूला रेस पूरे इंटरनेशनल जो है लोगों को बुलाया गया, एक तमाशा हुआ, काफ़ी पैसा गया के लिए। उस पैसों में बहुत कुछ काम हो सकता था। खैर ठीक है, वो उस वक्त हुकूमत की तरजीहात थी। और ये पूरा पब्लिक का पैसा, 58 करोड़ रुपए का मामला, जो कंपनी को ग्रीन को कंपनी बोल के है, ब्रिटिश कंपनी, उसको पैसा ट्रांसफ़र किया गया। जी। इसमें जब ACB एंटी करप्शन ब्यूरो, एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं अरविंद कुमार, जो उस वक्त म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल यानी स्पेशल चीफ सेक्रेटरी थे। जी। अच्छे आदमी हैं, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत कुछ काम किया। उनसे जब पूछा गया कि जनाब ये हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अथॉरिटी है जी। इसकी रकम आपने फार्मूला कंपनी को क्यों कैसे दे दी? नहीं साहब, वो मिनिस्टर साहब बोल दिए थे मेरे को ऐसा दे दो बोल के। उसकी प्रोसीडिंग कहाँ है? प्रोसीडिंग बाद में है सब उसकी। ये क्या है? नहीं कहा भाई तुम इतने सीनियर ऑफिसर हो, इतना कर दिए हो, ये कैसे करता है? नहीं सर वो मिनिस्टर साहब बोल दिए थे हमारे को। क्या मिनिस्टर साहब बोल दिए तो हो जाता है? जी। ये अवाम की अमानत है, ये पैसा अवाम की अमानत है। इसका कैसा खर्च हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा, इसके जो है यानी जो भी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये खैर मैं जो अभी सामने जो चीज़ आई, चाहे वो कॉलेश्वरम की चीज़ हो या इसकी, ये जो प्रोसीजर लैब्स है उसकी मैंने निशानदेही की। अब इसमें करप्शन है नहीं है, क्योंकि कमीशन बैठ चुका है, ये वक्त बताएगा। वो वक्त बताएगा। भाई साहब 2 मिनट है हमारे पास। ये अहम मौजू से मुराद ये है कि मामला है इस वजह से कि फेस्टिवल या ईद त्यौहार जो भी हो वो डुबा देने वाले, जला देने वाले, उड़ा देने वाले या ज़ख्मी कर देने वाले नहीं होते, नहीं होने चाहिए। तो बहरहाल आज हमने संक्रांति के मौके पर जो है एक कल्चरल फेस्टिवल पतंगबाजी हुई, लेकिन क्या मतलब अब भी हम ये देख रहे हैं कि लोग ज़ख्मी होने की इतलात हैं और फिर जो है वही चाइना का मांझा। तो क्या कंट्रोल नहीं किया जा रहा हमारे साहब? इस हवाले से कितना संगीन मामला है आज, इस हवाले से ये जो मामला सामने आ रहा है, कंट्रोलिंग नहीं हो रही है क्या? देखिए त्योहार जी खुशी के लिए होते हैं, बेशक। त्योहारों में अगर कुछ गम हो जाए जी ये बहुत दुख हो जाता है इसमें। जी हाँ। गम तो खैर कभी कोई हादसा हो तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन त्योहार के वक्त जब खुशी मनाते रहते हैं वो गम में तब्दील हो जाए अचानक, हो रहा है, बहुत बड़ा सेट होता है, बहुत बड़ा सेटबैक होता है। जल जाने के हो रहे हैं, डूब जाने के हो जा रहे हैं, कट जाने के हो रहे हैं। तो ये देखिए गुज़िश्ता साल हैदराबाद में एक फौजी जवान का गर्दन कट गई और उसका इंतकाल हो गया। जी हाँ। अभी इस साल हमने बात की। और ये छोड़िए, ये तो इंसानों की बात है। मैं देख रहा हूँ कि बेशुमार परिंदे जी हाँ तागे से अटक के हो गए। ये सिर्फ चैनी मांझा नहीं, आम मांझों से भी देख रहा हूं। और चैनी मांझा का जहां तक है, देखिए चैनी मांझा, चैनी पतंग जी आप कंट्रोल करेंगे शहरों में, देही इलाकों में कैसे करेंगे? पहुंच चुका है, हर जगह पहुंच चुका है। यानी आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो पहुंचने से पहले चैनी मांझा, चैनी पतंग पहुंच चुकी है लोगों के सामने। तो इसको कैसे आया, कैसा पहले मुल्क के अंदर आ रहा कैसा ये? जी हाँ, ठीक है, दुकान से जब्त कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन दुकान के पास आया कैसा? इसके बारे में कुछ चक हुई आपकी? नहीं। हमारी सरहदें कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, ना समंदर की सरहद हमारी महफूज है, ना तो ज़मीन की सरहद महफूज है, ना तो फिजा की सरहद महफूज है। कैसे आता? वो भी टनों के हिसाब से आ रहा कहते आ रहा, ठीक है। दुकान मांझे को ही खत्म कर देना चाहिए हमारे साथ। नहीं, शादी जो होती है ना, शादी से अगर उड़ा लें तो उड़ा लें। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये मांझा इतना खौफनाक हो गया। ये मांझा हिंदुस्तान में आता कैसा? पहले सरहदों पर कौन बैठे हुए हैं? आने के अलावा जो बन रहा है बनने पर भी पाबंदी आयत करती जा रही है। ठीक है, वो अलग सवाल है, लेकिन जो चैनी मांझा कह के आप जो कह रहे हैं, तो चीन से जिस कैसा आ रही, आपकी सरहदों पर किसको बिठाया गए? एग्जैक्ट। दाखिला में कौन बैठा हुआ है, खारजा में कौन बैठा हुआ है, डिफेंस में कौन बैठा हुआ है? इस जानिब यानी ये इतनी नाअहल हुकूमत है, एक मांझे को, एक पतंग को रोक नहीं सकती। हर तरफ हम देख रहे हैं, मतलब कोई एक रियासत की बात नहीं है, दीगर मकामात पर भी ये। अरे देखिए, अभी कल ही मैंने वाक़या पढ़ा मध्य प्रदेश के एक शहर में, उन्हें वो हलाक हो गया आदमी। हाँ, ये मौत वाक़ई हो गई उसकी गला कटने से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि त्यौहार जो होते हैं, ईद जो होती है, फेस्टिवल जो होता है, वो खुशियां मनाने के लिए, जिस तरह से माई साहब ने कहा, वो मतलब मर जाने के लिए, कट जाने के लिए, डूब जाने के लिए, जल जाने के लिए ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह।